चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में टोटल हम लोग 6 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजी के बारे में, चौथे में प्लांटे, पाँचवें में एनिमेलिया और छठे में हम लोग पढ़ेंगे वायरसेज, वायरॉइड्स एंड लीचेंस। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of the civilization, there have been many attempts to classify living organism. जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तब से कई बार ऐसा कोशिश किया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासीफाई करें। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. तो पहले जो क्लासिफिकेशन का जो कोशिश किया गया था वो इंस्टिंक्टिवली किया गया था। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है कि विदाउट कॉन्शियस थॉट, बिना ज़्यादा सोच समझ के कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जाता था। बस वो इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता था कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज कर सके, इसको फूड में कैसे यूज कर सके, शेल्टर में कैसे यूज कर सके, क्लॉथिंग में कैसे यूज कर सके, इसके लिए क्लासिफिकेशन किया जाता था। यानी कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था क्लासिफिकेशन के लिए। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो था वो सबसे पहला आदमी था जिसने की कोशिश किया कि एक साइंटिफिक आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाए। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को यूज किया टू क्लासीफाई प्लांट्स को बांटने के लिए इनटू ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that didn't. एरिस्टोटल ने एनिमल को भी 2 ग्रुप में बांटा, एक जिसका कि ब्लड जो है वो रेड था और दूसरा जिसका कि नहीं था। रेड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म को एक तरफ और जिसका रेड ब्लड नहीं है उसको दूसरी तरफ बांटा। तो 2 भाग में बांटा एनिमल्स को। In Linnaeus time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. Linnaeus के टाइम में 2-kingdom सिस्टम आया ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको कि लोग पूरे इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको 2 भाग में बांटे, एक प्लांटिया और दूसरा एनिमेलिया किंगडम में। प्लांटिया में जितने भी प्लांट्स थे उसको प्लांटिया किंगडम में डाल दिए, जितने भी एनिमल्स थे उसको एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया गया। This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. ये जो सिस्टम है ये कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं बताया बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं बताया और सबको साथ में लेके चला। जैसे कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को साथ में लेके चला, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी साथ में लेके चला, फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म को सबको साथ में ही लेके चला। इसके बीच कोई डिस्टिंग्विश नहीं बताया, डिडंट डिस्टिंग्विश। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि
कि यहाँ पे बोल रहा है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ये हमारे पास फिगर है प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स जो है वो सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता है और डोंट हैव एनी, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है। इसका अगर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देखा जाए तो वो हो गया बैक्टीरिया, और जबकि इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सभी में यूकैरियोटिक सेल ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग देख रहे थे कि जो लीनियस वाले टू किंगडम में ये सब चीज़ के बीच डिस्टिंग्विश को नहीं रखा गया, मतलब डिफरेंस नहीं माना गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज easily done and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into either category. जब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्लांट्स और एनिमल में बांटते हैं तो ये बांटना बहुत ही आसान है और इसको समझना भी काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत सारा ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि ना प्लांट में फॉल करता है ना एनिमल की कैटेगरी में फॉल करता है, तो दिक्कत यहाँ पे आ गया। ठीक है, hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। चूँकि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ना इस कैटेगरी में फॉल कर रहा था ना दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा था, इसलिए जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी लंबे टाइम से यूज हो रहा था, ये पाया गया कि ये इनएडिक्वेट है। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग साइंटिफिकली जो है वो क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। Besides gross morphology, a need was felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. अभी तक जितना भी क्लासिफिकेशन हो रहा था उसका मेन आधार क्या था? मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी को ही हम लोग पकड़ के चल रहे थे अभी तक, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुआ कि मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब को भी इंक्लूड करना चाहिए। और हमारा जो क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे तो ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बेसिस होना चाहिए, इसका भी आधार होना चाहिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये टाइम के साथ साथ इसमें काफ़ी बदलाव भी आया है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ what groups or organisms be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये समय के साथ साथ इसमें काफ़ी बदलाव आया। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम जो वो हमेशा कांस्टेंट रहा। प्लांट और एनिमल किंगडम हमें हर सिस्टम में प्लांट और एनिमल किंगडम तो था ही, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा ग्रुप या ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में फॉल करेगा, ये चेंज होता गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, कि कौन सा ग्रुप और ऑर्गेनिज्म किस किंगडम में फॉल करेगा,
ये समय के साथ साथ चेंज होता गया। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। नंबर और नेचर ऑफ अदर किंगडम्स की कितना अदर किंगडम्स का नेचर क्या होगा और कितना अदर किंगडम चाहिए प्लांट और एनिमल के द्वारा, एनिमल के अलावा, ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से समझा गया। वही बोल रहा है कि कितना नंबर और कितना अदर किंगडम प्लांट और एनिमल के द्वारा ये अंडरस्टूड डिफरेंटली, सबके द्वारा अलग अलग, डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट को डिफरेंटली अलग अलग अंडरस्टूड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग मेन अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसका क्या है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे, एनिमेलिया, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस 5 किंगडम में बांटे हैं। उसमें क्या होता है, एक सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल कैसा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके का है। तो सेल टाइप जो है हम लोग देखते हैं कि केवल मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों में यूकैरियोटिक है। हम लोग डिफरेंसेस जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का विथ डायग्राम हम लोग समझ चुके हैं। अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि अब सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि है कि नहीं, और है तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो मोनेरा में जो है वो सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है सेल वॉल, ये नॉन सेल्यूलॉजिक है। तो किसका ये बना होता है, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटिस्टा के केस में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। फंगी में जो है सेल वॉल होता है, लेकिन वो बना किसका होता है, चिटिन का बना होता है। प्लांट वाले में ये प्रेजेंट होता है और किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, और एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। अब फिर बात आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूँकि प्रोकैरियोटिक है तो ये एब्सेंट है, बाकी चारों में चूँकि यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही है, इसलिए सभी में ये प्रेजेंट हो गया। अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर है, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेलुलर, सेलुलर के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गन सिस्टम आता है। जैसे जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर का बढ़ता जाता है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंगी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और टिश्यू जो होता है वो लूज होता है, मतलब वेल डेवलप्ड टिश्यू कहे तो नहीं रहता है। प्लांटे में क्या होता है, टिश्यू सिस्टम भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। एनिमेलिया में क्या है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो यहाँ टिश्यू स्ट्रक्चर, टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का हम लोग बात करते हैं तो मोनेरा में कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद से बना ले, खाने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। ऑटोट्रॉपिक भी दो तरीके का होता है, एक होता है केमोसिंथेटिक और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना कैसे बनाता है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिकल। इनऑर्गेनिक केमिकल के ऑक्सीडेशन के द्वारा बनाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल इस केस में क्या होता है,
नाइट्रेट्स हो सकता है, नाइट्राइट्स हो सकता है, या इसी के जैसा मिलता जुलता कंपाउंड हो सकता है। और फोटोसिंथेटिक का तो पता ही कि सनलाइट में वो खाना बना लेता है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है और खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। इसमें भी ये कैसा, मोनेरा में क्या होता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है। सैप्रोफाइटिक हम लोग जानते हैं कि वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि रहता है और खाता किसको है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो रहता भी है और उसी को खाता है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। और पैरासाइटिक में क्या होता है, इसमें पैरासाइट्स जो है वो या तो बॉडी सरफेस या इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के या तो बॉडी सरफेस पे होता है या उसके शरीर के अंदर होता है। और जो ये न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली किससे लेता है, बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट से डायरेक्टली ये अपने न्यूट्रिशन को ड्रॉ करता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक। प्रोटिस्टा कैसा होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक तरीका से, यानी केमोसिंथेटिक नहीं है, और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है, अब फंजी में भी हेट्रोट्रॉपिक होता है, सैप्रोफाइटिक हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है। प्लांटे ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक मोड होता है। और ये जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, इसमें क्या होता है, एक तो होलोजोइक होता है और दूसरा सैप्रोफाइटिक ईटीसी। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि वो इंटेक करता है सॉलिड और लिक्विड फूड को इनसाइड देयर बॉडी, सॉलिड या लिक्विड फूड को इंटेक करता है इनसाइड देयर बॉडी, यानी मुंह में डालता है। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम लोग होलोजोइक कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है। इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अमीबा हो सकता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आर.एच. विटेकर प्रोपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा लाया गया है, आर.एच. विटेकर के द्वारा लाया गया है। इसका एक डायग्राम भी हम लोग देख सकते हैं, देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजी, प्लांट्स और एनिमल्स। यहाँ पे कुछ फोटो भी दिया हुआ है मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजी का, प्लांट्स का, एनिमल्स का। ठीक है, क्या बोलता है, द किंगडम डिफाइंस बाय हिम वेयर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस किस भाग में बांटा गया है, मोनेरा में बांटा गया है, प्रोटिस्ट में, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया। The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर था, जो हम लोग इधर भी देख चुके टेबल में, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही सब क्या था, क्राइटेरिया था। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक टर्म हम लोग देखते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, ये स्टडी है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एमोंग बायोलॉजिकल एंटिटीज़। बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब टेबल 2.1 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो टेबल 2.1 में दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, कंपैरेटिव अकाउंट दे रहा है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो ये टेबल तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आता है एक 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रोपोज्ड that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in third domain, thereby a 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher class. अब एक 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। 3 डोमेन सिस्टम, इसमें क्या बोल रहा है, जो मोनेरा है इस वाले में, ये जो मोनेरा है, मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया है। मोनेरा को 2 भाग में बांटा गया है। मोनेरा इनटू 2 डायमेंस और लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक्स। तो यहाँ पे 2 ये हो गया और तीसरा जो है वो यूकैरियोटिक का हो गया, यूकैरियोटिक। ठीक है, मोनेरा को 2 भाग में बांटा, 2 डोमेन्स में बांटा और लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक, बाकी जितना भी यूकैरियोटिक है इस सारे को एक डोमेन में डाल दिया, इस सारे को एक डोमेन में डाल दिया, तो टोटल 3 डोमेन हो गया। ठीक है, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाई ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसा हो गया, एक ये हो गया, ये 2 हो गया और ये यूकैरियोट्स में 4 था ही हमारे पास, यूकैरियोट्स में 4 था ही, फंजी, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो टोटल 2 + 4 तो कितना हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो यूकैरियोट ये हो गया प्रोकैरियोट, जो मोनेरा था, जो मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट था और बाकी सब यूकैरियोट था। ठीक है, तो मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया गया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और बाकी यूकैरियोटिक जो सेल था वो अपना 4 भाग में पहले से बटा हुआ है ही, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी और प्रोटिस्ट। तो यही बता रिलेशनशिप बिटवीन 3 डोमेन एंड 6 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ नहीं है, सिंपल है। मोनेरा को 5 सिस्टम है, मोनेरा + 4 था, मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, 1 2, तो 1 2 तो टोटल 6 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, let us look at the 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. अब ये सब ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस अब क्या होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही होगा। तो उसकी तरफ हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या इशू है और कंसिडरेशन है जो कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजी, मॉसेज, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट्स। पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें क्या था, बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजी, मॉसेज, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सभी को प्लांट किंगडम में डाल दिया था। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. और इसका मेन आधार क्या था ये सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में डालने का, कि इन सभी के सेल्स में सेल वॉल था। वही बोल रहा है, जो कैरेक्टर जो कि यूनिफाई कर रहा था पूरे किंगडम को, कि सभी ऑर्गेनिज्म में कि सेल में सेल वॉल था। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस क्राइटेरिया को हम लोग लेके चल रहे थे कि सेल में सेल वॉल है तो उसको प्लांट में डाल दो। तो इससे दिक्कत क्या हुआ कि वैसे ग्रुप को भी हम लोग साथ में लेके आ गए जो कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, इसको बेसिस लेके हम सबको प्लांट में तो लेके आ गए, लेकिन इसमें कुछ ग्रुप ऐसा भी था जो कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी डिफर था, काफ़ी डिफरेंस था।
It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which are eukaryotic. ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सबको एक साथ ले आया। ठीक है, इसमें क्या किया कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया है, को अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ डाल दिया। ठीक है, इट आल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वन, से फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास एंड एस्पायरोगायरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। इसमें क्या हो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सभी को एक साथ ग्रुप कर दिया गया। ठीक है, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जैसे फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। Fungi had chitin in their cell wall while the green plants had a cellulosic cell wall. ये क्लासिफिकेशन जो इस चीज़ को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जैसे फंगी है और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को भी एक साथ ग्रुप्ड कर दिया। यहाँ तक कि ये भी है कि जैसे इसका मेन आधार क्या था, सेल वॉल था मेन आधार, तो अगर हम लोग सेल वॉल को भी पकड़ते हैं तो उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस क्या है, वॉल के कंपोजिशन में, जैसे कि फंगी में जो सेल वॉल है वो चिटिन का बना होता है, जबकि ग्रीन प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, When such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom, kingdom fungi. जब ये सब बात को कंसीडर किया गया कि नहीं, फंगी को हम लोग प्लांट्स के किंगडम में नहीं डाल सकते हैं, तो फिर हुआ कि चलो एक सेपरेट किंगडम बनाते हैं, किंगडम फंजी, और सारे फंजी को उसमें ही डाल देते हैं। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. ये जो इशू आ रहा था इसको सॉल्व करने के लिए एक तो किंगडम फंजी बना दिया गया, फिर जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स था सबको किंगडम मोनेरा में एक नया किंगडम बना के सबको उसमें डाल दिया गया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसको भी एक नया किंगडम प्रोटिस्टा कह के बनाया और सबको एक साथ उसमें डाल दिया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लैमिडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन algae within plants and both having cell wall with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lacked cell wall. अब किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग क्या किए, क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले कहाँ पे था, अलगी में था और प्लांट्स के अंदर आ रहा था, अलगी में प्लेस्ड था जो कि प्लांट्स के अंदर आ रहा था क्योंकि दोनों में सेल वॉल था इसको, और पैरामीशियम और अमीबा जो कि पहले का एनिमल किंगडम में था क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं था। इन सबको हम लोग प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में डाल दिए। क्लियर हो गया, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप में हम लोग किसको किसको डाल दिए, क्लैमिडोमोनास क्लोरेला जो कि पहले अलगी में प्लेस था और फाइनली प्लांट के अंदर था क्योंकि इसमें सेल वॉल था, को हम लोग साथ में किसके डाल दिए, पैरामीशियम और अमीबा के साथ डाल दिए जो कि सेल वॉल नहीं था इसलिए कि एनिमल किंगडम में था। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. इस वाले में क्या किया, हम लोग वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ डाल दिए जो कि हमारे पुराने क्लासिफिकेशन में अदर किंगडम में फॉल करता था। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया
फॉर क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो गया। पहले क्या था, सेल वॉल है कि नहीं है उस पे था, अब बाकी चीज़ भी इंक्लूड हो गया। तो इसलिए तो सारा खेल यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है कि हम लोग का जो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन है वो किया हुआ है। अभी हमारा क्या है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, इसलिए हम लोग किंगडम फंजी बना रहे हैं, किंगडम मोनेरा बना रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा बना रहे हैं। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. अब बात आता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो अभी का जो किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये जो हमारा कौन सा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बिल्कुल परफेक्ट है और आगे इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये फाइनल है। ऐसा नहीं है, जैसे अब तक होता आ रहा था कि कुछ कुछ चेंज हो रहा था, तो ये चेंज आगे भी होगा। जैसे जैसे जो है इम्प्रूवमेंट होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छे से समझने की स्थिति में होंगे, तो उस समय फिर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जो ऑर्गेनिज्म आज किसी अदर किंगडम में हो सकता है कि वो किसी दूसरे किंगडम में चला जाए, जो तो दो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग किंगडम में हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में वो एक सेम किंगडम में आ जाए। तो जैसे जैसे जो है इम्प्रूवमेंट होगा हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज होता चला जाएगा। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एक कोशिश ऐसा किया जा रहा है कि हम लोग एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम लेके आए जो केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को ही कंसीडर ना करे, बल्कि अपने अकाउंट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी लेके चले। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये किसके ऊपर आधारित होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे होता है। यानी केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव नहीं, बल्कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक से हम लोग ये समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल का यूज बार बार होता है। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि क्या स्टडी करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी। और फिजियोलॉजी जो होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ये भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि डील्स करता है विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। जो फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस उसके पार्ट्स, इसको स्टडी करता है फिजियोलॉजी। और फाइलोजेनेटिक तो क्लियर ही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजी ऑफ व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजी का। और ये जो कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि किसके द्वारा दिया गया है, व्हिटेकर सिस्टम के द्वारा दिया गया है। द किंगडम्स प्लांटे एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर टू प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टली विल बी डील्ड सेपरेटली इन चैप्टर 3 और 4। जो किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया है, नॉर्मल वर्ड में बोले तो प्लांट और एनिमल किंगडम, इसको हम लोग डील करेंगे सेपरेटली इन द चैप्टर 3 and 4. Now our next topic is the 2.1 किंगडम मोनेरा, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।